गुड मॉर्निंग मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों। उम्मीद है आप सभी ठीक हो और आपकी जो वीएलडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो भी बढ़िया चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और कल आपकी मैथ्स की क्लास नहीं हो पाई थी, आज आपकी क्लास मैथ्स की होगी। और बच्चों अब हम कोशिश करेंगे कि जो वीडियोज़ हैं आप लोगों को हम 2 की जगह 3 प्रोवाइड करें। ठीक है। तो अगर आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना भाई। इसके साथ साथ जो चैनल का लिंक है वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और बच्चों एक छोटा सा काम ज़रूर किया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। ठीक है। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कि ब्लड्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उनके बारे में। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि ब्लड है, ब्लड में 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिक्विड और एक सॉलिड। लिक्विड यानी तरल द्रव, सॉलिड यानी ठोस। तो लिक्विड कंपोनेंट कौन सा है, क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड में लिक्विड कंपोनेंट कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, प्लाज्मा। और आपसे यूं पूछ ले कि प्लाज्मा हमारे ब्लड में कितने प्रतिशत हैं, तो आप कहोगे 55%। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन यूं आ जाए भाई ब्लड में सॉलिड कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो बच्चों सॉलिड जो कंपोनेंट्स हैं आपके उनको बोलते हैं सेल्स भी बोल देते हैं और कार्पेल्स भी बोल देते हैं। ठीक है। तो जो सॉलिड पार्ट है ना वो 45% है। उस सॉलिड पार्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, एक आती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हो इसको, और कार्पल्स भी बोल सकते हो। ठीक है। एक आता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो, और वाइट ब्लड कार्पल्स भी बोल सकते हो। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। ठीक है। और ये जो 3 कंपोनेंट्स है ये सॉलिड है। क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ब्लड का सॉलिड कंपोनेंट नहीं है। वहां आपको आरबीसी ऑप्शन में मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मिलेगा, प्लेटलेट्स भी मिलेगा और प्लाज्मा मिलेगा। तो हमें चूज कौन सा करना है बच्चों, प्लाज्मा करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात हम करेंगे, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किन किन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो दिख रहा है आपको इसिनोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे ब्लड में। ठीक है। मोनोसाइट्स के बारे में, रेड ब्लड सेल्स के बारे में, न्यूट्रोफिल्स के बारे में, लिम्फोसाइट्स के बारे में। ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स को भी कर रहे हैं, प्लाज्मा को भी करेंगे, लिम्फोसाइट्स को भी करेंगे, बेसोफिल्स को भी करेंगे, न्यूट्रोफिल्स को भी करेंगे। यानी ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम बिल्कुल अच्छे से बारीकी से डिस्कस करेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना यार लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है ना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ढेर सारा जो मोटिवेशन देता है। उसके साथ साथ अब जो नेक्स्ट हमें बात करनी है, प्लाज्मा की बात करनी है। तो प्लाज्मा बच्चों किस तरह का ब्लड का कंपोनेंट है, तो आप कहोगे कि सर लिक्विड कंपोनेंट है। ब्लड में कितने % प्लाज्मा पाया जाता है, आप कहोगे 55% पाया जाता है। उसके बाद तो यह मैंने आपको अभी भी बताया कि ब्लड क्या है, लिक्विड पार्ट है, सॉरी प्लाज्मा क्या है, ब्लड का लिक्विड पार्ट है। अब इसका पूछ ले कि इसका कलर कौन सा होता है, प्लाज्मा का कलर कौन सा होता है, पेल येलो यानी हल्का पीला होता है। ठीक है। और इसका जो कलर होता है पीला, ये किसके कारण होता है, आप कहोगे बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण। किसके कारण होता है, बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण। और बिलिरुबिन जो पिगमेंट है वो कहाँ बनता है भाई, तो वो बनता है लीवर में। कहाँ बनता है, लीवर में। तो लीवर में 2 तरह के पिगमेंट बनते हैं, कौन कौन से, एक तो बिलिरुबिन, ठीक है, और एक बनता है बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन क्या करता है, प्लाज्मा को येलो कलर देता है। जहां भी पिगमेंट का जिक्र आ जाए ना, पिगमेंट क्या करेगा बच्चों, कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। उसके बाद और जो बिलिवर्डिन है ये क्या करता है, ग्रीन कलर देता है, किसको, बाइल जूस को। किसको देता है, बाइल जूस को। ठीक है। तो अब क्वेश्चन यूं पूछ ले कि बिलिरुबिन कहाँ बनता है, ठीक है, आप कहोगे लीवर में। और बिलिवर्डिन कहाँ बनता है, आप कहोगे लीवर में। ठीक है। और बिलिरुबिन प्लाज्मा को कौन सा कलर देता है, येलो कलर। ठीक है। इसी तरह से बिलिवर्डिन है, बाइल जूस को कौन सा कलर देता है, आप कहोगे सर ग्रीन कलर देता है। ठीक है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम, तो हमने यहाँ प्लाज्मा की बात की।
ठीक है, किसकी बात की? प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा, ये जो लिक्विड पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो लिक्विड पार्ट आपको दिख रहा है, जितना भी लिक्विड पार्ट इसमें, वो क्या है? प्लाज्मा है। ये आपकी रेड ब्लड सेल्स हो गई बच्चों, ठीक है, और ये ब्लड वेसल हो गई। इसके साथ साथ यहाँ देखो ये व्हाइट ब्लड सेल हो गई, ठीक है, और ये आपकी प्लेटलेट्स हो गई, ठीक है ना। इनको एक एक को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब देखिए कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा की बात हमने इतना पढ़ा कि प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% होता है। उस 55% में क्या क्या चीजें होती हैं, तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा किस किस से बना है, क्या क्या चीजें कंटेन करता है। तो आप कहोगे कि वाटर, प्रोटीन और आयन ग्लूकोज। अब वाटर का अमाउंट कितना होता है? 90 से 92%। बच्चों 90, 91, 92 तीनों में से कोई ऑप्शन मिल जाए टिक कर देना, ठीक है। कुछ बुक्स 90 मानती हैं, कुछ 91 मानती है, कुछ 92 मानती है, ठीक है। तो आपको तीनों में से, ऐसा नहीं है कि तीनों ऑप्शन इकट्ठे आ जाएंगे, अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ये रेंज बनाई हुई इन्होंने। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का अमाउंट होता है 8 से 9%। और जो आयंस हो गए, ग्लूकोज हो गए, मिनरल्स हो गए, ठीक है, इनका अमाउंट होता है 1 से 2%, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है कि बच्चों प्लाज्मा के अंदर O3 आयंस होते हैं। कौन से आयंस होते हैं? O3 आयंस होते हैं। और आयंस कौन कौन से मिलेंगे आपको? एक तो कैल्शियम मिलेगा, एक मैग्नीशियम और एक क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं कि इसमें जो हम ब्लड है, ब्लड में जो ऑक्सीजन है, ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है हमारी बॉडी में, उस ऑक्सीजन का क्या काम होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, इस ब्लड को भगवान ने बनाया क्यों, इसका काम क्या है, ये चीज हमें सीखनी जरूरी है बच्चों। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक के थ्रू विंड पाइप से होती हुई ऑक्सीजन ब्लड लंग्स के पास जाती है। लंग्स क्या करते हैं, ठीक है, ब्लड भी लंग्स के पास आता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट होती है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलती है, ब्लड क्या, और फिर वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हमारे जो अलग अलग ऑर्गेन्स हैं, ठीक है, वीन्स के थ्रू उन ऑर्गेन्स तक जाती हैं। और वहाँ ऑर्गेन्स क्या करते हैं, जो हमारे ऑर्गेन्स की सेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज स्टोर होती हैं, ठीक है। तो उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हमें, उसके साथ साथ वाटर मिलता है, और क्या मिलती है? एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एटीपी के? तो आप कहोगे 38 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। समझ गए ना बच्चों? ये मेन फंक्शन है इसका। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर जो ग्लूकोज, उसको एटीपी जो मिलेगी, उस एटीपी को भी ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। अब क्या है, एक अच्छी सी थॉट देखिए, सफल होना है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो बच्चों बी पॉजिटिव एंड वर्क फॉर योर सक्सेस। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार बोला है कि अपना एम डिसाइड कीजिए और उसी एम पे फोकस कीजिए कि इस एम को मेरे किसी भी हालत में अचीव करना है। चाहे मेरे को 2 घंटे पढ़ना पड़े, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितने घंटे मेरे को मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव बच्चों। अब आइए नेक्स्ट। अब जो हमने इसमें बात की, प्रोटीन्स की बात की, वाटर तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। प्रोटीन्स की बात की। अब क्वेश्चन यूं पूछ ले कि ब्लड में, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो आप कहोगे वाटर। क्या पाया जाता है? वाटर। अब इसको कैसे याद रखोगे? क्योंकि प्लाज्मा किस स्टेट में होता है बच्चों? लिक्विड में। और वाटर किस में होता है? लिक्विड में। तो याद रख लेना भाई, ठीक है। प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं बच्चों? प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन काफी कम अमाउंट में पाया जाता है, ये ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है? ठीक है, इन प्रोटीन्स का
काम क्या होता है ब्लड में? तो काम ये होता है भी, ये ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है ये स्किन को ग्लो करवाता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे तो इम्यूनिटी अच्छी होगी, और उससे क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है बच्चों, ये बात है भाई। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लग रही है ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसके साथ साथ लाइक भी कर देना इस वीडियो को यार। एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है? आयंस और सॉल्ट को रेगुलेट करता है बच्चों। आयंस और सॉल्ट और मिनरल्स को जो रेगुलेशन का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, यानी इनके जो अमाउंट है उसको ये क्या करता है, संतुलित करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स की हम बात करेंगे बच्चों। प्लेटलेट्स का जो कंसेप्ट है बड़ा ही अच्छा है। ठीक है, इसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। प्लेटलेट्स मैंने आपको दिखाई थी कैसे दिखती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से शो ऑफ कर देंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए अब आगे, प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बच्चों बिम्बाणु। ठीक है, मेडिकल टर्म ये इसके लिए यूज करते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। क्या करते हैं, थ्रोम्बोसाइट, या इसको कहते हैं ब्लड क्लोटिंग सेल। क्या कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग सेल। और बच्चों मेल और फीमेल में जो इनकी संख्या होती है ये लगभग मेल और फीमेल में 4.5 से 5.5 लाख पर 100 मिलियन पर 100 मिलीलीटर ऑफ एचबी होती है। 100 मिलीलीटर एचबी में 4.5 से 5.5 लाख मेल और फीमेल्स में इनकी संख्या होती है। इनका जो आकार है, शेप है बच्चों, वो होती है अनिश्चित, इस तरह से हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यानी रेगुलर शेप होती है। आगे देखिए नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं बातचीत, नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, हमने बात की थी अब किसकी, प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स कैसी दिखती हैं बच्चों? प्लेटलेट्स इस तरह से दिखती है, इनकी शेप क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं बच्चों कि इनका निर्माण कहाँ होता है, इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, कहाँ ये बनती हैं। तो बच्चों फॉर्मेशन इनकी होती है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। ठीक है, कौन से बोन मैरो में होती हैं? येलो बोन मैरो में। कौन सी में होती हैं? येलो बोन मैरो में। इनकी लाइफ स्पेन यानी जीवन काल कितना होता है बच्चों? 8 से 10 दिन का होता है। कितना होता है? 8 से 10 दिन का। तो ध्यान से देखिए येलो बोन मैरो कहाँ है, ये रहा बच्चों येलो बोन मैरो, यहाँ जो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं बच्चों कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये जो बोन मैरो में बनती हैं या हमारी बॉडी में इनका रेशियो कितना होता है? तो बच्चों इनका जो रेशियो होता है वो होता है 600:1:40। कितना होता है? 600:1:40। उसके बाद ये जो बनती कहाँ है? बोन मैरो में। बोन मैरो में बनने के बाद इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 8 से 10 दिन का। तो जैसे जैसे इनकी डेथ नज़दीक आएगी, इनका लाइफ स्पेन नज़दीक आएगा, तो बच्चों ये चली जाएगी सप्लिन में। कहाँ चली जाएगी? सप्लिन में। और जो सप्लिन तक नहीं पहुंच पाएगी वो कहाँ डेड होगी? ब्लड में। ठीक है, यानी ब्लड में काफ़ी कम डेड होती है, ज़्यादा डेड कहाँ होगी? ये सप्लिन में, प्लीहा में। ठीक है, हिंदी में प्लीहा कहते हैं। उसके बाद इसीलिए जो सप्लिन है ना, सप्लिन को कहते हैं ग्रेवयार्ड। क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ सेल। ठीक है ना, ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रिस्तान। क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। और मरने के बाद जो ये रीजनरेट होती है, रीजनरेट भी कहाँ होती है बच्चों? सप्लिन में होती है। कहाँ होती हैं? सप्लिन में होती हैं, ब्लड में और सप्लिन में। सप्लिन में अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा। दोनों ऑप्शन साथ आ जाए तो सप्लिन को टिक करना आप लोग, क्योंकि सप्लिन में ज़्यादा अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में बनती है। ठीक है, उसके बाद अब आपको सप्लिन दिखाते हैं कैसा होता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो लाइट मैं हाईलाइट कर रखा है थोड़ा सा, ठीक है, ये क्या होता है? सप्लिन। सप्लिन कहाँ होता है? आपके स्टमक के जस्ट ऊपर। कहाँ होता है? स्टमक से थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सप्लिन कहते हैं। समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, तो अब पढ़ेंगे बच्चों इनके फंक्शंस, कार्य। तो इनका सबसे पहला जो काम होता है प्लेटलेट्स का, वो होता है ब्लड क्लोटिंग का, रुधिर का जो थक्का जमाना होता है वो। अब ये रुधिर का थक्का क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जब आपको चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है तो कुछ टाइम बाद वो ब्लड ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जो रेड कलर की एक लेयर जम जाती है, तो उसको कहते हैं क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, थक्का जमना खून का। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग क्यों जरूरी है? कि जो ब्लीडिंग, कहीं चोट लगी है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लड क्लोटिंग जरूरी है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के पास ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है। क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद
प्लाज्मा किसके, ब्लड यानी ब्लड में ब्लड और आरबीसी। तो प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स होती हैं। प्लाज्मा में क्या होती है, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होता, आरबीसी कहाँ होता है, ब्लड में होता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग, कि जो खून का थक्का जमता है उसका प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है। कि जब चोट लगती है तो मसल्स डैमेज होती हैं, कोई कट लगता है, ठीक है, उससे हमारी सेल्स कुछ डैमेज हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। तो वहाँ से जब ब्लड पास होता है तो जो मिनरल्स हैं यानी उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक एलिमेंट कैल्शियम प्रेजेंट होता है। उसके कारण क्या है कि जो प्रोथ्रोम्बिन नाम का जो प्रोटीन है प्लाज्मा से, ठीक है, प्लाज्मा से प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन लेगी हमारा जो ब्लड है, वो क्या करेगा, या उससे क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन जो डैमेज सेल्स हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन उन डैमेज सेल्स को ले लेगा और थ्रोम्बिन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या बना देगा, वहां पे खून का थक्का जमा देगा। ठीक है, और इसके कारण जो थ्रोम्बिन है वो डीएक्टिवेट करेगा किसको, हिपेरिन को। अब ये हिपेरिन क्या है बच्चों, हिपेरिन है एक प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या काम करता है कि जब एक बात हमने अभी अभी सुनी, अभी अभी पढ़ी कि ब्लड का जो थक्का, खून का जो थक्का जमता है वो क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है और एक थ्रोम्बिन नाम का जो प्रोटीन है उनके कारण जमता है। ठीक है, इसने ये बात कही। तो हिपेरिन है ना, हिपेरिन क्या है, अब आप लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि ब्लड का थक्का जमता है तो हमारी बॉडी में ब्लड का थक्का क्यों नहीं जमता, खून क्यों नहीं रुकता, वो कॉन्टिन्यूसली वीन्स में क्यों फ्लो होता है, क्योंकि हिपेरिन नाम का जो प्रोटीन है ना वो थक्का बनने से रोकता है। हमारी बॉडी में हिपेरिन के कारण थक्का नहीं जमता और थ्रोम्बिन क्या करता है, हिपेरिन को डीएक्टिवेट करेगा। डीएक्टिवेट करेगा तो चोट लगी हुई होगी, तब हमारा ब्लड का थक्का जमेगा, खून जमना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए। और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये प्रोटीन है, ठीक है, और इनको पॉलीमर्स भी बोलते हैं। इसके बाद जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन मोनोमर है, एकल है ये, और फाइबर यानी रेसे होते हैं। ठीक है, ये कौन से रेसे हैं भी, ये एक प्रकार का क्या होता है, फाइबर क्या होता है, एक प्रकार का रेसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइब्रिन प्लस ब्लड यानी प्लेटलेट्स हैं, तो ये क्या बनाती है अभी, ब्लड क्लोटिंग। यह रिएक्शन करेगा विटामिन के की उपस्थिति में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड क्लोटिंग होती है उस टाइम कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, तो विटामिन के प्रेजेंट होता है। और जो थक्का जमने का पूरा प्रोसेस होता है उसमें 4 से 5 ही मिनट लगते हैं बच्चों। प्रोथ्रोम्बिन उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा विटामिन के, ठीक है, और वहां से क्या हो जाएगा, आपका थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाएगा और वो एक्टिवेट होके हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देगा और वहां से आपका खून का थक्का जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। और इसमें जो उत्प्रेरक कैटालिस्ट है वो फैक्टर 9 है भाई। ये कहाँ पाया जाता है, ये प्लेटलेट्स में ही पाया जाता है, ध्यान रख लेना। उसके बाद है बच्चों, और जो ये फैक्टर 9 है ना, ये क्रिसमस द्वारा क्रिसमस के ही दिन खोजा गया था। ठीक है ना, आप पूछ ले फैक्टर 9 की खोज किसने की थी, तो क्रिसमस ने की थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। और यह रुधिर का थक्का जमाता है। ठीक है, ध्यान रख लेना भी फैक्टर 9। उसके बाद है ब्लड क्लोटिंग टाइम 3 से 5 मिनट लगता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में क्यों नहीं जमता, ठीक है, क्या कारण है इसका मैंने बता दिया आपको। कोएगुलेशन के कारण यानी संकंदीकरण के कारण। संकंदीकरण कहाँ होता है, बॉडी के आउटसाइड होता है। एंटी क्लोटिंग फैक्टर मैंने अभी भी बताया हिपेरिन है। हिपेरिन कहाँ बनता है भाई, लीवर में और बेसोफिल्स में। ठीक है, और जो एंटी कोएगुलेटिंग फैक्टर है यानी रुधिर का थक्का नहीं जमने देगा, इसको कहते हैं एंटी कोएगुलेट फैक्टर। कोएगुलेशन तो का मतलब हो गया कि थक्का जमने का जो प्रोसेस है, ठीक है, और एंटी कोएगुलेट का मतलब हो गया कि थक्का नहीं जमने देता। कौन नहीं जमने देता, हिपेरिन प्रोटीन नहीं जमने देता भाई। ठीक है, उसके बाद अगर बॉडी में हिपेरिन की कमी आ जाए तो उस टाइम क्या है, आर्टिफिशियल हिपेरिन दिया जाता है। कौन सा, आर्टिफिशियल हिपेरिन दिया जाता है, जिसको HEE बोलते हैं। ठीक है, यह जोंक के जो लार से, सेलिवा से बनाया जाता है भाई। जोंक के यानी लीच की जो सेलिवा है उसमें पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक में एक छोटी सी बात और भी सुनी होगी कि जब आप ब्लड डोनेट करते हो, क्या डोनेट करते हो, ब्लड डोनेट करते हो, तो वैसे हमारी बॉडी से खून बाहर आता है तो जम जाता है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं उस टाइम एक थैली में ब्लड इकट्ठा किया जाता है, तो उस थैली में ब्लड क्यों नहीं जमता, क्या कारण है, क्योंकि उसमें 2 तरह के कंपाउंड्स डाले जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाई, एक तो है आपका सोडियम ऑक्जिलेट और एक है कैल्शियम सिट्रेट। कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्जिलेट के उस थैली में उपस्थित होने के कारण जो हमारा ब्लड है
उपस्थित होने के कारण जो ब्लड बैंक में ब्लड होता है वो नहीं जमता बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर ब्लड क्लॉटिंग में क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल हैं। और प्लेटलेट्स की संख्या अगर ज़्यादा हो जाएगी तो थ्रोम्बस, यानी थ्रोम्बस का मतलब क्या है, अंदर ही क्लॉटिंग होने लग जाएगा, नसों में खून जमने लग जाएगा। थ्रोम्बस एक डिसीज भी है भाई, ठीक है। उसके बाद थ्रोम्बस क्या करता है, थ्रोम्बस एक बीमारी है जिसके कारण क्या है, क्लॉटिंग इनसाइड बॉडी, हमारी बॉडी में क्लॉटिंग बनने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया डिसीज। तो ये क्या होती है बच्चों, ये रॉयल डिसीज भी इसको कहा जाता है, शाही बीमारी भी इसको कहा जाता है। शाही बीमारी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, सबसे पहले उसमें हेमीफीलिया का पता चला था 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, ठीक है। और ये जो बीमारी है ये जेनेटिक होती है। जेनेटिक का मतलब क्या है कि अगर फैमिली में पापा को है तो बच्चे को हो सकती है, माँ को है तो बच्चे को हो सकती है, और बच्चे से क्या है वो जीन्स के थ्रू आगे ट्रांसफर हो सकती हैं। और इस हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है कि जो क्रिसमस फैक्टर है, यानी जो फैक्टर 9 है वो नहीं बनता, ठीक है। और फैक्टर 9 नहीं बनता तो फैक्टर 9 का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है वो, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन स्लो होगी तो खून का थक्का ऑटोमेटिकली जमेगा। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये कौन सी बीमारी है, जेनेटिक डिसीज है, ठीक है बच्चों। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा क्योंकि प्लेटलेट्स की जो कि क्रोमोसोम्स में कुछ कमियां हो जाएगी, ठीक है। और जिस कारण प्लेटलेट्स नहीं बन पाती तो उसके कारण जब चोट लगेगी तो ब्लीडिंग होगी। और एक छोटी सी बात और याद रख लेना बच्चों कि अगर डेंगू और मलेरिया का केस हो, आपसे पूछ ले कि डेंगू और मलेरिया के केस में प्लेटलेट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्लेटलेट्स घटती हैं, डिक्रीज होती हैं, कम होती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है भाई लाइक जरूर कर देना, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो जरूर करना भाई, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को हमारी PDF फाइल्स चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों इसके साथ साथ उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी, खुद पे थोड़ा थोड़ा आप लोगों को विश्वास हो रहा होगा। तो बच्चों आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करो। और अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो अपने जो व्यूज़ हैं, फीडबैक्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो यार। इतनी मेहनत कर रहे हैं, कमेंट तो ज़रूर कर दिया करो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिल सके, फीडबैक्स आपके मिल सके, किसी तरह की कोई कमी है तो उसको हम दूर कर सके। और मटेरियल आपको इतना एडवांस करवाया जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो साइंस में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।